हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप इंतजार कर रहे हो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने कई बार इसको सुना होगा, कई जगह यूट्यूब पे, कई जगह किताबों में, कभी अपने सीनियर से। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये इतना फेमस इक्वेशन है फिजिक्स का कि जो भी बच्चे थोड़े से भी इंटरेस्टेड होते हैं फिजिक्स में, भले ही वो 7 क्लास का स्टूडेंट हो या 8 का हो या 6 क्लास का, उसको इतना पता होता है कि ऐसा कोई इक्वेशन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसके बारे में उन्हें जानना चाहिए। और कुछ लोगों को इसके बारे में आधा अधूरा बच्चों को पता होता है, और हाँ, उन्हें लगभग पता होता है कि E की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू क्या होती है। जैसे E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें M जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। ये हमें ओवरऑल पता होता है। बट आज मैं आपको इसको एक अलग तरीके से सिखाने वाला हूं, और मैं बीच में कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, बट आई प्रॉमिस यू कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि वो टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप इसको अपने बेसिक सिलेबस से कंपेयर मत करना, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आप थोड़े से उसमें कॉन्ट्रास्ट देख लो कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये अलग थ्योरी है। जब आप अच्छे थ्योरीज को और कुछ अलग चीजों को सीखते हो, तो हमें उसको हमारे बेसिक सिलेबस से हट के सोचना होता है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मास कांस्टेंट नहीं होता, तो आप बोलोगे सर ये तो हमने कई बार पढ़ा है, एग्जाम में नंबर भी आए थे लिख के हमारे, तो है ना। लेकिन मास कांस्टेंट नहीं होता, अभी मैं बोल दूं और आप जाके हायर क्लास में देखो कि ऐसा होता भी है कि मास कांस्टेंट नहीं हो रहा, पर उसका कंडीशन क्या है। तो मैं पहले वही शुरू करता हूं कि जो मैंने कहा कि मास कांस्टेंट नहीं होता, मैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे आऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, और वो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहले तो उस फॉर्मूले को नोट कर लो, है ना जी। अब इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हैं मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आपको m दिख रहा है, ये m होता है मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी बोल दिया तो ज्यादा अच्छा होगा, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी। अच्छा सर, मूविंग बॉडी बहुत अलग होता है क्या? थोड़ा वेट करो, बता देता हूं। m नॉट जो होता है वो होता है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, बहुत बढ़िया सर। v क्या होता है? v होता है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। वो मूविंग बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम v बोलते हैं। और c क्या होता है? मैंने बताया था आपको, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितना होता है? इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हो गई। अब ध्यान से देखो एक चीज, मैंने आपसे ये कहा कि ये मार्कर मेरे पास है, इसका वजन शायद 50 ग्राम होगा, इसको अगर मैं फेंक दूं तो इसका मास बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे, बताता हूं, ध्यान से देखो। मैं इस मार्कर को फेंक सकता हूं, मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, बहुत ताकत इकट्ठा कर लिया और पूरी ताकत से इस मार्कर को फेंक दिया। अगर मैं इस मार्कर को जोर से फेंकूंगा, बताओ कितना तेज फेंक सकता हूं? सबसे फास्ट स्पीड ब्रेटली हमारे बॉलर एक हैं क्रिकेट में, शोएब अख्तर है, शॉन टेट है, बहुत क्रिकेटर्स हैं जो फास्ट बॉल फेंकते हैं। कितना फेंकते हैं? 150-160 किलोमीटर पर आवर में। सबसे फास्ट स्पीड उठा लो आप, जो फास्टेस्ट कार आज तक जो चलाया गया है, कार नहीं बोलेंगे उसको, एक मशीन थी जो चलाई गई थी अर्थ पे, उसका स्पीड था 1249.8 किलोमीटर पर आवर। उसको भी कहीं ना कहीं आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो लगभग 400-500 के आसपास आएगा, जो साउंड की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, तो आप उसको कितना फास्ट फेंक, तो मैं सबसे फास्ट मान लेता हूं। मान लो कि आपने कुछ भी करके किसी चीज को 1000 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, जो कि कहीं ना कहीं 3600 किलोमीटर पर आवर, जो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। ठीक है, तो v कितना लिखोगे? 1000। चलो एक काम करते हैं ना, देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर। v को क्या लिखा आपने? 1000 का स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है, नीचे पहुंचो। c क्या है? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। मतलब क्या? ये कितना हो गया? 10⁻⁶
इसको 1 को साइड रखते, चलो ले लो, ये कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16। मतलब अभी भी अगर मैं इसको यहां से क्रॉस करके यहां रख दूं तो ये अभी भी क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10। मतलब 1 को कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है, 9000 करोड़ टुकड़ों में डिवाइड करना, 9000 करोड़ 1 को। ये वैल्यू इतनी छोटी होगी कि आप 1 में से उसको माइनस ना भी करो ना तो चलेगा, यू कैन कंसिडर दिस एज 0। मतलब यहां 1 माइनस क्या हुआ 0, यानी यहां क्या हुआ सिर्फ √1, यानी क्या m बराबर m0। यानी सच्चाई क्या है कि आप इस चीज को उतना फास्ट फेंक ही नहीं सकते जिससे कि इसका मास बदले। लेकिन सर ये कुछ तो होता होगा ना, तो कुछ तो मास बदलेगा ना सर, जरूर बदलेगा। ये m0 क्या होता है, मास एट रेस्ट। अगर आपने यहां इसको ये क्वांटिटी कुछ तो होगा, अगर ये क्वांटिटी कुछ भी है मतलब 1 में से कुछ तो माइनस हुआ, यानी ओवरऑल ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, मतलब पक्का मूविंग बॉडी का मास थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो आपने एक नोट क्या कर लिया कि अगर मैं बॉडी को चला दूं तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, तो एक बात तो सीख लिया आपने कि बिल्कुल लॉजिकल है, कोई मैंने हवा में बात तो की नहीं। समझना है आपको कि चलते हुए बॉडी का मास ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, बहुत ही कम, पता नहीं चलता, तो हम बोलते हैं वही होता है। ठीक है, चलिए जी और आगे सिखाता हूं नई चीज, इसको नोट कर लेना आराम से। जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसको आप अपने लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हो, ताकि दोबारा कभी पढ़ना पड़े तो उसको जो है एक बार रीडिंग आपने कर ली। ठीक है, मतलब हमने क्या सीखा कि चलती हुई चीज का मास बढ़ जाता है। अच्छा, चलो एक बात बताओ, अगर मेरे सामने एक क्लॉक है और मेरे सामने एक और क्लॉक है, दोनों क्लॉक कोई ना कोई टाइम शो कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इस क्लॉक को चला दिया, ये क्लॉक मैंने चला दिया और ये क्लॉक अपनी किसी एक पोजीशन पे रुका हुआ है, मान ये मूव नहीं कर रहा, दिस इज स्टॉप्ड, रुका हुआ क्लॉक है, और ये क्या मूविंग क्लॉक है, मूविंग क्लॉक। ठीक है जी, आप बताइए कौन सा क्लॉक इसमें से ज्यादा वेट का होगा, कौन ज्यादा भारी होगा। अरे सर ऐसा नहीं होता कि मैं घड़ी अगर चलेगा तो ना घड़ी गिर जाएगा, दीवार बोलेगा हम तो नहीं उठा रहे इसको, ये तो भारी हो गया। अरे सोचो ना कौन भारी होगा, अभी पढ़ाया था मैंने, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका मास बढ़ जाता है। ये हमारे आसपास दिखता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। ये चीज रिलेटेबल है, आप इसको हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, बट हाँ यहां मैंने प्रूफ किया कैसा होता है। चलिए, मूविंग क्लॉक एज यूजुअल इसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रुके हुए। मतलब क्या सर, चलती हुई गाड़ी का स्पीड रुके हुए गाड़ी से ज्यादा होता है क्या, बिल्कुल होता है, मैंने प्रूफ किया है ना, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा सर ये क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, ऐसे कैसे होगा कि ये चलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ये तो ठीक है आपने पढ़ा दिया मान लिया, कैसे होता है। अच्छा देखते हैं। अब मैं आता हूं हमारे क्वेश्चन पे, जो मैंने लिखा था, जो हमारा आज का हेडिंग है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। पहली बात, मैं इसको ऐसे लिखने वाला नहीं था, लेकिन चूंकि हमें इसके बारे में बात करनी है और मैंने इसको फॉर्म में लिखा, मैं एक्चुअली पता क्या लिखूंगा इसको, m इज इक्वल्स टू E/c²। अरे सर ये कौन सा फॉर्मूला होता है, अरे कुछ नहीं होता, उसी को अरेंज कर दिया, m इक्वल्स टू E/c²। ठीक है सर, ये भी मान लिया हमने, अभी तक जो आपने लिखा तो मान लेते ही है, चलो ये भी मान लिया। ठीक है, अब सुनो अच्छे से एक चीज, मास क्या होता है, एनर्जी अपॉन c²। ठीक है, ओके। अब आपके मन में मास को लेकर जो चीज है और आपके मन में एनर्जी को लेकर जो चीज है, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, रिमूव इट। अब मेरी बात सुनो, आइंस्टीन ने कहा था कि मास एनर्जी दो अलग अलग चीजें नहीं होती, ये एक ही होता है। आप इस साइड से देखते हो तो आपको एनर्जी दिखती है, इधर से देखते हो तो आपको मास दिखता है। लोगों ने कहा ठीक है भाई पढ़े लिखे, जैसे आप मेरी बात मान रहे हो ना, लोगों ने आइंस्टीन की बात को ही मान लिया था कि ये सही गलत क्यों बोलेगा ये आदमी, इतना कुछ बोला। ठीक है, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही चीज है तो कर सकते हैं, बिल्कुल लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब सुनो हुआ क्या, इसको प्रूफ किया गया, यहां पर प्लेटिनम का एक मेटल रखा गया, प्लेटिनम का मेटल, प्लेटिनम के इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है,
प्लेटिनम में आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उसके स्पेसेस तो उसके अंदर होंगे, एटॉमिक स्पेस इस तरीके से होंगे। फिर क्या हुआ, उसमें सन से रेडिएशंस को भेजा गया, मतलब लाइट को भेजा गया, रेडिएशन भेजा गया इसके अंदर। तो सन से जो रेडिएशंस यहां पर आए वो कॉन्स्टेंटली इस पर गिरते रहे, बहुत देर तक इस पे रेडिएशन आता रहा और वो इस कैविटी में जाके रेडिएशंस जमा हो गए। जब इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस प्लेटिनम का वेट किया गया, इसका वजन किया गया, तो पहले के मुकाबले ये वेट ज्यादा आया। मतलब यहां पर ये जो एनर्जी सन से आ रही थी ये कहीं ना कहीं मास में कन्वर्ट हो गया और प्लेटिनम का जो वेट था बढ़ गया। मैं समझाऊं आपको, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यहां एनर्जी जो आई उसमें बहुत सारे वेव्स होते हैं। मैं बस टर्म बता रहा हूं, इसको बिल्कुल दिल पे लेने की जरूरत नहीं है ना। गामा रेज आते हैं और वो एक्चुअल में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन बन गया, है ना। लेकिन ये प्रूफ हुआ क्योंकि इसका मास बढ़ गया, प्लेटिनम का मास बढ़ गया। ठीक है सर, ये भी देख लिया हमने कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये प्रूफ हो गया तो लोगों ने मान लिया कि इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी। ठीक है, आगे देखो, मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल समझाता हूं, ऑल्दो वो इससे उतना आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाओगे, बट हाँ थोड़ा समझ में आएगा आपको कि हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। सुनिए, आइस आपके पास है, आइस को थोड़ा सा गर्म करो, वाटर बनेगा, उसको और गर्म करो, वेपर बनेगा, और गर्म करो, गायब हो जाएगा। जो चीज पहले आपके हाथ में था, आइस वाटर, आप उसको छू रहे थे, आप उसको फील कर रहे थे, उसको इतना आपने हीट कर दिया, इतना एक्सपेंड कर दिया कि वो आपके सामने से गायब हो गया, स्टीम बन गया। उल्टा सोचो, सॉरी, उस स्टीम को कंप्रेस करो, क्या बनेगा, वाटर, और कंप्रेस करो, क्या बनेगा, बैक टू आइस। आइंस्टीन ने यह कहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड करो, तोड़ दो उसको, मतलब बिल्कुल उसके परखच्चे उड़ा दो, तोड़ दो, एक्सपेंड करो, इट विल फॉर्म एनर्जी, रेडिएशंस। एनर्जी को कंप्रेस करो, इट विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन। एक ही चीज है, ये प्रूफ किया, लोगों ने मान लिया। ठीक है, सामने दिख रहा है ना क्यों बड़ा वजन इसका प्लेटिनम का, क्योंकि जरूर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, मास में कन्वर्ट हुआ, सिंपल। तो ये थ्योरी होगी। अच्छा, आगे देखो, यहां आते हैं, चलती हुई चीज का मास ज्यादा क्यों होता है। देखो यहां पे ये रुका हुआ है, इसके पास क्या है, सिर्फ मैटर कंटेंट है, इसके पास क्या, सिर्फ मैटर का कंटेंट है, इसके पास मैटर का कंटेंट है, साथ ही साथ ये घूम रहा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, साथ ही साथ ये जो यहां घूम रहा होगा तो इसके जो बॉडीज है वो ऐसे रब कर रहे होंगे, तो इसमें हीट भी थोड़ा बन रहा होगा, तो इसके अंदर थर्मल एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी इसके अंदर है। कंबाइनिंग दीज टू वी कैन से कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इसमें नहीं है, इसमें एनर्जी है। और मैंने पहले सिखा दिया आपको कि अगर मैं मास की बात करूं, इट इज E/c²। यस, यानी कि अगर इसमें एनर्जी एक्स्ट्रा है तो उस एनर्जी को अगर मैं c² से डिवाइड कर दूं तो आई कैन से कि इस चीज में मास भी क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, इस चीज में मास क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, और होता भी है। लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ही कम, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बहुत ही कम होती है। आप फॉर्मूला जानते हो इसका, ½ mv² होगा, या अगर आप 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं फिलहाल तो आप इसको mr⍵² भी जान सकते हो, बट अभी फिलहाल अगर आप 9th में है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज ½ mv²। ठीक है, ओके। तो इस चीज को अगर आप लाइट के स्पीड के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये मास उतना नहीं होता कि आप इसको रिलेट कर सकोगे, ये भारी हो जाएगा, बट यस कुछ ना कुछ तो होगा, तो भारी हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो अब सुनिए, तो आपको एनर्जी को अब मास के फॉर्म में देखना पड़ेगा। यानी कि एक और चीज समझिए, अगर एक टॉर्च मेरे पास है, उस टॉर्च से मैंने टॉर्च को ऐसे ऑन कर दिया, टॉर्च से क्या निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है, यानी टॉर्च का मास कम हो रहा है। अरे सर ऐसा थोड़ा होता है, अरे अभी भी बोलोगे क्या,
इतना कुछ क्यों पढ़ाया तब से बोले जा रहा हूं मैं। अगर टॉर्च को आपने जलाया तो यहां से क्या निकलेगा, एनर्जी। ये जो एनर्जी यहां से निकला तो कहीं ना कहीं आप पता है ना आपको कुछ तो लॉस ही हो रहा ना इसका, ये पहले था कि नहीं इसके अंदर। अगर यहां से एनर्जी लॉस हुआ तो उसको किससे डिवाइड कर दो, सी स्क्वायर से, मतलब क्या उसका इतना मास कम हो गया। यस वी कैन से दैट। सन में यही हो रहा है, सन जो इतने एनर्जी रेडिएशन रिलीज कर रहा है उसका मास भी कम हो रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहेगा, बट ऐसा होता है। ओके, वन मोर थिंग, चलो एक बात करते हैं। एक ग्लास का कंटेनर है इस तरीके से, ग्लास का एक रूम है मान लो, इसमें मैं बैठ गया और मैंने क्या किया, एक टॉर्च लिया, यही टॉर्च मेरे पास है, अरे मेरे हाथ का है, हाँ टॉर्च, ये मैंने टॉर्च जलाया। अगर ये टॉर्च का मशीन में ज्यादा लग रहा है, ऐसे कर क्या हुआ, ठीक है, ये टॉर्च मैंने जलाया इस पे। अब बताइए इसका अगर वेट मैं करूं, वेट बढ़ेगा घटेगा, सोचो तो थोड़ा सोचो। टॉर्च जलाने के बाद ये टॉर्च यहां आया, रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रह गया ना, टॉर्च का मास कम हुआ, इस बॉडी का मास बढ़ गया इतना, इस हिसाब से, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप इस चीज के अंदर होके ये काम कर रहे हैं तो क्या होगा, मास विल बी कांस्टेंट। ओके, ये भी सीख लिया हमने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये E इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ इतनी एनर्जी हमें मिलेगी, दैट वी नो। ठीक है, आगे बढ़ते। आप सभी लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, केमिस्ट्री का लेंगे, बता देता हूं। कार्बन 12 एटम जो होता है, कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट जो हम करते हैं, दैट इज 1 AMU। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। मतलब ये कि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर की बात करूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी बॉडी में 1 AMU का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो कितनी एनर्जी बना के देगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो 1 AMU इतना हो गया, आप जानते हैं। तो अगर मैं 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कितना होगा, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए E क्या हो जाएगा, मास कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और C कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 931.5 EV। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। अब ये क्या होता है बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये होता है या तो यहां आप नोट कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जूल तो आप जानते हो ना, ये तो मैंने आपको पहचाना दिया ना, ये होता है। तो दिस इज 931.5 MEV, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये क्या हो गया, 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे इतना आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हमने सीख ली कि हाँ वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी टू मास बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको दो बातें और सिखा देता हूं जो आपको थोड़ा सा फील देंगे किसका, न्यूक्लियर रिएक्शंस का। ठीक है, 10th में हम पढ़ते हैं, वैसे इस बार सिलेबस हटा दिया गया है, बट थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज को आपने मिस कर दिया। बच्चे खुश हैं, कम पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जो मैं भी सिखाने वाला हूं देखिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन जनरली हम क्या कहते हैं 1 होता है, रफली ऐसा वी कैन से दैट 1 U बोलते हैं इसको। तो आप बताइए अगर कहीं पर, अगर जैसे मान लो मैं क्या बात कर लूं, हीलियम की बात कर लेते हैं, या चलो बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम में प्रोटॉन कितने होंगे, 4 होंगे, ये तो पता है आपको ना। ओके, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेरिलियम में सिर्फ प्रोटॉन का वेट मास क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 का 1 तो ऐसे 4। चलो बेरिलियम को थोड़ा देर साइड करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट मान लो X। मैंने आपसे कहा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी ऐड कर लो, वो भी 1 ही होता है अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों को मिला के पूरा का पूरा हम एटम का मास बताते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड हो जाता है। यू नो दिस थिंग्स। ओके, मैं सिंपल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10
इसको बोलते हैं न्यूक्लियन, कंबाइंड वी से इट न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। अगर कहीं पे 10 न्यूक्लियन है तो उसका मास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आपको पता नहीं है क्या? आपने खुद ही तो बोला कि एक न्यूक्लियन का मास 1 होता है, तो 10 का 10 हो गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? मैंने देखा, मैंने सोडियम के मास को देखा, मुझे किताब में मिला 22.99, पता नहीं क्या क्या मिल गया, 23 तो मिला नहीं। ये कम क्यों मिलता है? एक तरीका ये भी हम सीखते हैं कि आइसोटोप वगैरह होता है, एवरेज मास निकालते हैं तो ऐसा हो जाता है। एक्चुअली देखो क्या होता है, अगर कोई भी चीज साथ में है तो उसको साथ में रहने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि एक रूम है, इस रूम का किराया कितना है? 1000 रुपए। इस रूम का किराया 1000 रुपए। इस रूम में एक आदमी आकर रह रहा है, बढ़िया 1000 रुपए पे कर रहा है, अकेला है, खुश है। अब क्या हुआ कि एक बगल में रूम और था, उसमें भी एक आदमी रह रहा था, वो भी 1000 रुपए खर्च कर रहा था। दोनों को 2000 खर्च करने पड़े। दोनों का एक काम करो, साथ में मिलकर रह लेते हो, ठीक है रह लो। तो दोनों साथ मिलकर रहना शुरू करते हैं। अब जो रूम बना, उस रूम का खर्चा मात्र 1800 रुपए लग रहा है उसको। तो आप बताइए, दोनों साथ में रह रहे हैं तो इसको कम खर्चा लग रहा है। कितना कम खर्चा लग रहा है? 200। एक का कितना बच रहा है? 100 रुपए। खुश थे, 1 साल रहा ये सब। आपने क्या कहा? चलो अलग हो जाओ। ये बोलेगा अरे अलग कैसे हो जाए, मेरा नुकसान है 100 रुपए का। ये बोले मेरा 100 रुपए का नुकसान है। तो साथ रहने की वजह से 100 रुपए का फायदा हो रहा था। अब साथ अगर अलग करना चाहोगे इसको तो 100 रुपए का क्या होगा? इसको नुकसान होगा। ये बोलेगा ठीक है भाई रुको रुको रुको, अलग हो जाएंगे, तुम मेरा नुकसान भर दो। मेरा जो नुकसान हो रहा है तुम नुकसान भर दो, हम अलग हो जाएंगे। बोला ठीक है। तो कितना नुकसान हो रहा है? 100। आप अगर इन दोनों को 100 रुपए दे दो तो क्यों रहेंगे साथ में? ये जो 100 रुपए देना पड़ा, 100 देना पड़ा, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। इसी की वजह से वो दोनों बंधे हुए, बाइंडेड है, बाउंडेड है। उतना मिल गया टूट जाएंगे, उतना मिल गया तो टूट जाएंगे। अच्छा आगे देखो, अगर यहां पे 3 लोगों को बुला दूं, इनका काम हो गया 2700 रुपए में। ठीक है ना हिसाब किताब? नहीं, थोड़ा और कम करते हैं, 2400 कर लेते हैं। 3 लोगों को बुलाया, 2400 में काम हो गया। अब बताइए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? समझ चुके हो गया? 800 800 800। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? 200 हर एक आदमी का। ओवरऑल 600 है, 200 हो गया। अब इसको 200 दोगे तब ये जाएगा। तो यहां जो इसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये बोल रहा है कि मुझे, अभी 2 की बात करेंगे, इन दोनों केस में क्या बोल रहा है ये कि मुझे अभी 100 रुपए दो तो मैं अलग हूंगा। तो एनर्जी नेगेटिव में है तभी तो बोल रहा है। एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या होता है? याद करो, अगर एनर्जी नेगेटिव है तो मास भी क्या होगा? नेगेटिव। तो मास भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। मतलब ये कि अगर मैं 4 प्रोटॉन्स की बात करूं तो उसका मास 4u एक साथ नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। उसी थोड़े कम को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। और यही मास डिफेक्ट अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा डेल्टा mc स्क्वायर, दैट इज चेंज डिफेक्ट इन मास इनटू c स्क्वायर। सभी लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा होगा, अगर 10th में थोड़ा सा भी अगर आपने एक्स्ट्रा सिलेबस से आगे कदम बढ़ाया होगा तो यही होता है उसमें। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है वो बाइंडिंग एनर्जी, थोड़ा बताया तो एक लाइन आपसे ना, यहां दोबारा से देखो, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जिसकी क्या हो? कम हो, कम से ज्यादा। आप क्या करते हो? उसको बाइंडिंग एनर्जी कम से ज्यादा में कन्वर्ट कर देते हो, बदले में आपको उससे एनर्जी मिल जाती है। अच्छा ऐसा है क्या? देखो जरा यहां पे, ये अभी जब ये अकेला था तो इसका क्या था?
अकेला था तो इसका बाइनरी था ही नहीं, इसको आपने 3 लोगों के साथ में रख दिया तो इसका 800 ही तो खर्चा हो रहा है, 200 तो बचा के देगा आपको ये। अरे 200 आपने फायदा कराया ना इसका, 200 आपको देगा ना। मतलब क्या है कि तीन को एक साथ रख दो, 3 को एक साथ रख दो तो आपको 600 रुपए का फायदा सटीक मिल रहा है। यही फायदा एनर्जी है जो कि मास डिफेक्ट करने के बाद आपको मिला है। तो ये ओवरऑल चीजें थी E इक्वल टू MC स्क्वायर में। डिटेल मैंने सबको समझा दिया है आपको। कुछ टर्म्स हो सकते हैं जो आपके अभी समझ में नहीं आया, जैसे कि ये मास डिफेक्ट हो गया, वो भी उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से नीचे क्लासेस में है, बट जो हायर क्लासेस में है उनके लिए तो ये आराम से समझ में आ गया होगा उनको। तो थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी आपको डाउट हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।